बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग प्रोज़ पढ़ रहे हैं और प्रोज़ के अंदर चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं, द प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन। इट्स अ वंडरफुल एसे रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। तो थोड़ा सा बर्ट्रैंड रसल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बर्ट्रैंड रसल जो है बेसिकली ब्रिटिश थे और फ़िलासफ़र थे, मैथमेटिशियन थे, कंट्रोवर्शियलिस्ट थे, रिफॉर्मर थे। फ़िलासफ़र का तो आपको पता ही है, फ़लसफ़ी, ठीक है, जो फ़लसफ़े में बिलीव करते हैं, हर बात का एक फ़लसफ़ा ढूंढ लेते हैं और लॉजिकल थिंकिंग उनकी होती है। और मैथ्स से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उन्स था। साइंस और साइंटिफिक मेथडोलॉजी आप हर बात के अंदर ये इन्वेस्ट करते थे और इस बात पे ज़ोर देते रहे हैं हमेशा कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए और लॉजिक के ऊपर चीज़ें बेस करनी चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए। फ़िज़िक्स के भी बहुत बड़े मद्दाह थे और रिफॉर्मर थे। बहुत सारी कैंपेन्स इन्होंने की हैं, बहुत सारी ऐसी तहरीकें चलाई हैं जिसकी बेस पे इनको सराहा भी गया है बहुत ज़्यादा। ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं, ये राइटर थे ही थे और कंट्रोवर्शियलिस्ट इन अ सेंस कि जो इनकी थिंकिंग और जो इनकी बातें थी सारी की सारी ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर वो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करती रही हैं ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक लाजमी नहीं है हर बात पे अग्री करे और इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक सर्टन वे के अंदर होता है जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के तौर पे भी मशहूर रहे हैं। अब कुछ उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली जो है मोस्टली इनके बचपन के अंदर ही इनके जो इमीडिएट फैमिली है, इनके माँ बाप और इवन के दादा, उनकी डेथ हो गई थी, तो बहुत छोटे थे अभी ये 6 साल के। तो उनकी जो है ना सिर्फ दादी थी इनके साथ, ठीक है, ग्रैंड मदर, और वही इनके साथ थी और बाकी और मतलब जाहिर सी बात है जो बड़े पेरेंट्स या मेजर जो लोग होते हैं उनकी डेथ होने की वजह से ये बहुत लोनली और अकेला फील करते थे और उन्होंने इसी वजह से बहुत दफ़ा खुदकुशी की कोशिश भी की है। लेकिन बाद में मैथ्स की तरफ इनका रुझान बहुत अच्छा होने की वजह से उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, तो उन्होंने उस इंटरेस्ट ने उस मैथ्स ने इनको इस चीज़ से फिर बचा लिया। और रसल जो हैं इनके ग्रैंडफादर थे जो कि फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। 2 दफ़ा क्वीन विक्टोरिया ने उनको गवर्नमेंट बनाने की ऑफ़र की थी, 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और रसल। और बेसिकली जो उनकी फैमिली थी वो एथियस्ट थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न होते हैं और एथियस्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी इनकी जो मैंने बताया था ना कि ये कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ इनकी नेचर जो है ना काफ़ी हद तक भी इन्वॉल्व रही है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी राइटिंग्स के अंदर आपको क्या क्या खूबियाँ नज़र आएंगी। सिंबॉलिक लॉजिक मिलेगी आपको, ठीक है, जब भी ये बात करते थे, ये लिखते थे, तो उसके अंदर एक लॉजिकल वे के अंदर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहे हैं। ल्यूसिड यानी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, चीज़ों को एक्सप्लेन इस वे में करते हैं कि वो ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, ठीक है। और एक्सपोजिटरी यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्क्राइबिंग होती है या एक्सप्लेनिंग। अभी आप ये चैप्टर भी पढ़ोगे तो आप देखोगे खुद ब खुद चीज़ों को वो एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, यानी आपके दिमाग में जो क्वेश्चन उठा भी नहीं है उसको भी ये खुद ही एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप समझ लें इस काइंड की इनकी राइटिंग सी। वेट उसमें होता है ऑब्वियसली। अब वेट यहाँ पे ह्यूमर के वे में नहीं है, यानी कि इंटेलेक्ट के वे के अंदर आ रहा है, ठीक है। फ़िलासफ़ी तो थी क्योंकि फ़िलासफ़र थे और लॉजिक उसमें बहुत ज़्यादा झलकती थी। और इन्होंने जो बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी कैंपेन्स चलाई हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो वुमेन सफ़रेज यानी कि वुमेंस को वोट दिलाने का जो है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनका रोल किरदार रहा है कि वोट डालने का हक़ तमाम औरतों को मिलना चाहिए। इसके अलावा ये जंगों के बहुत ख़िलाफ़ थे, ठीक है, और डिसआर्मामेंट जो है यानी कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा तहरीकें चलाई हैं कि गैर मुसल्लह किया जाए या न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स वगैरह की तादाद कम की जाए। और डिफरेंट जो कैंपेन्स चलाई हैं वो ज़्यादातर इस बेस पे थी कि प्रोग्रेसिव आपके पास डेवलपमेंट होनी चाहिए, मसलन पॉलिटिक्स के अंदर भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, मोरालिटी के अंदर भी, एजुकेशन के अंदर भी, रिलीजन के अंदर भी। अब प्रोग्रेसिव मीन यानी कि डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए, स्टेप वाइज वो चीज़ जारी रहनी चाहिए, एक जगह स्टेगनेंट नहीं हो जाना चाहिए। तो ये इस काइंड के पर्सनैलिटी थे और ये हमेशा कहते थे कि हमेशा लॉजिक की ऐनक लगा के हर चीज़ को देखें आप साइंस के वे से। और बिल्कुल आप ये ना सोचें कि जो चीज़ आप देखना चाहते हैं उस तरीके से आप चीज़ों को ना लें, बल्कि जो चीज़ जैसे हैं फैक्ट्स की बेस के ऊपर ज़्यादातर ये बात करते थे, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसी इनकी जो बहुत सारे कारनामे जो मैंने आपको बताए हैं, इसी की बेस के ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया था 1950 के अंदर। तो ये तो बेटा एक शॉर्ट सा आपके पास इंट्रोडक्शन टाइप हो गया ऑथर के बारे में। तो अभी आप जब इनके लेसन को पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपका जो विज़न है थोड़ा सा ब्रॉड होगा। लाज़मी नहीं है आप इनकी हर बात से अग्री करें, लेकिन बहुत सारी बातें इन्होंने बहुत अच्छे वे में कन्वे की हैं। एजुकेशन के साथ भी इनका काफ़ी लगाव रहा है और एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और ये जो इनका बहुत अच्छा ऐसे जो अभी आपके बुक में भी इंक्लूड किया गया है, द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन, उसके अंदर भी आपको बहुत चीज़ें अच्छी जानने को मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Science to the ordinary reader of newspapers is represented by a varying selection of sensational triumphs such as wireless telegraphy and aeroplanes, radioactivity, and the marvels of modern alchemy. It is not of this aspect of science that I wish to speak. Science, in this respect, consists of detached, up-to-date fragments, interestingly only until they are replaced by something newer and more up-to-date, displaying nothing of the systems of patiently constructed knowledge out of which, almost as a casual incident, have come the practically useful results which entrust the man in the street. The increased command over the forces of nature which is derived from science is undoubtedly an amply sufficient reason for encouraging scientific research, but this reason has been so often urged and is so easily appreciated that other reasons, to my mind quite as important, are apt to be overlooked. It is with these other reasons, especially with the intrinsic value of a scientific habit of mind in forming our outlook on the world, that I shall be concerned in what follows. जी, तो बेटे पहले पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स मीनिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड्स को। रिप्रेजेंटेड, वेरिंग, सेंसेशनल, ट्रायम्फ्स, marvels, alchemy, casual, derived, imply, urged, apt, intrinsic, and forming. Represented पेश करना, वेरिंग बदलने वाला, सेंसेशनल सनसनीखेज, ट्रायम्फ्स कामयाबियाँ फतूहात, मार्वल्स मोजज़ात, अल्केमी कीमिया या केमिस्ट्री, कैजुअल इत्तफाकी, डिराइव्ड हासिल होना, हासिल करना, एम्प्लाई काफ़ी, अर्ज ज़ोर देना, इसरार करना, एप्ट लाइक, इंट्रेंसिक अंदरूनी, फॉर्मिंग ढालना। इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं बेटे। अखबारात को जो पढ़ने वाले आम लोग हैं या आम कारी हैं, ठीक है, रीडर्स को कारी भी कहा जाता है, उनके लिए साइंस जो है ना महज कुछ मुंतखब की हुई सनसनीखेज़ कामयाबियों की ख़बरों के सिवा कुछ भी नहीं है। लाइक एग्ज़ाम्पल वो देते हुए कहते हैं जैसे कि टेलीग्राफी या वायरलेस हो गया, ठीक है, वायरलेस टेलीग्राफी, या फिर एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ हो गए, या फिर ताबकारी वगैरह जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर, एटॉमिक या उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड मतलब ये, या फिर उसके बहुत ज़्यादा हो गया केमिस्ट्री या कीमिया के जो मोइज़ात होते हैं, या कुछ नई नई जो भी उन्होंने इजादात की हैं, ठीक है। तो एक आम इंसान के लिए साइंस सिर्फ यही है, ठीक है, कि रेडियो, टीवी, अखबारात, जहाज़, टेक्नोलॉजी, यानी जो चीज़ है, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है, आम लोगों के लिए साइंस महज यही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रसल आगे कहते हैं कि इट इज़ नॉट ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ साइंस, कि मैं साइंस के इस एस्पेक्ट, इस पहलू के बारे में यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैं इसके आर्ज़ूमंद नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में बात करूँ। आगे वो कहते हैं कि अगर इस हवाले से बात की जाए तो साइंस इस तरीके से सिर्फ आपके पास कुछ आपस में बेरब्त से लेकिन अप टू डेट, यानी कि लेटेस्ट टुकड़ों की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है ना, उसका एक सीक्वेंस है कि जिसमें एक अगर बोरिंग हो जाती है या वो आउटडेट हो जाती है तो दूसरी उसको रिप्लेस कर लेती है,
ठीक है। और इसमें अचानक से ही इत्तफाकी तौर पे कोई प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बन जाती है जो कि एक गली में चलने वाले, रास्ते पे चलने वाले, सड़क पे चलने वाले बंदे के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि ये चीज़ ईजाद हो गई, ठीक है। लेकिन इस साइंस का ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसको जो लोगों को बड़ी अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है, उसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है उस साइंस से जो कि इन ईजादात के पीछे जो है, या बहुत सारी साइंस की मालूमात या नॉलेज ऐसी है जो कि इन ईजादात के साथ मुंतबिक नहीं है, यानी उनके साथ रिलेट नहीं करती, और वो बहुत सब्र आजमा तरीके से एक कंस्ट्रक्टेड नॉलेज बॉडी है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा वसी आप कह सकते हैं एक वे है। तो यहाँ पे कहने का मकसद सिर्फ ये है यहाँ पे रसल का, कि वो बता रहे हैं एक आम जो बंदा है, एक कॉमन ले मैन जो है, उसके लिए साइंस क्या है, रेडियो, टीवी और ये सैटेलाइट और फलां ढिमका, ये ज़्यादात है उसके लिए, ठीक है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा। और सिंपल जो जिस बारे में लोगों को जो चीज़ इंटरेस्ट करती है वो बेसिकली क्या है, साइंस के जो ना काम के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, ये टुकड़े हैं जो कि आउटडेटेड जब हो जाते हैं तो फिर कोई और लेटेस्ट आ जाता है, कोई और लेटेस्ट आ जाता है। और ये जो इजादात है ये भी महज इत्तफाकी इंसिडेंट ही हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिकली यूज़फुल रिजल्ट उसके निकल आए हैं। लाजमी नहीं है कि साइंस की हर बात के प्रैक्टिकली यूज़फुल रिजल्ट्स हों, ठीक है। साइंस जो है ना कुछ और है। साइंस एक सब्र आजमा प्रोसेस के बाद जो एक ज़ख़ीरा इल्म आपको मिलता है वो है साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये साइंस को देखने का एक और अंदाज़ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपने राइटर के साथ साथ चल के उस अंदाज़ को देखना है, समझना है, और एंड में हम फैसला करेंगे कि क्या ये सही कह रहे हैं रसल साहब कि नहीं। आगे बता रहे हैं कि द इंक्रीज कमांड ओवर द फोर्सेस, यानी कुदरत की जो हमारे पास जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर इंसान ने काफ़ी हद तक अबूर हासिल कर लिया है, ठीक है। और इसी वजह से साइंस की जो आपके पास रिसर्च है उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है कि हाँ मज़ीद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान तस्खीर करना चाहता है ना कायनात को। आगे कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये तो हर कोई आसानी से समझ सकता है, ठीक है। ये रीज़न तो जो है ना कि जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये तो आसानी से अप्रिशिएटेबल है, अप्रिशिएट किया जाता है इसको, ठीक है। लेकिन जो मेरे माइंड में दूसरी काबिले अहम और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं रीज़न्स हैं, असबाब हैं, जिसके अकॉर्डिंगली साइंस को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसको ओवरलुक कर दिया जाता है, यानी उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ओवरलुक करना, नज़रअंदाज करना। आगे वो कह रहे हैं इट इज़ विद दीज अदर रीजंस, कि वो बता रहे हैं यही जो रीजंस हैं जिसको ओवरलुक कर देते हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और सिर्फ उसकी बैरूनी, यानी कि हमने फोर्सेस को, कायनात को तस्खीर कर लिया, हमने ये ईजाद कर लिया, हमने वो ईजाद कर लिया, सिर्फ इस पे जोर देते हैं, और हम साइंस की तरक्की को सिर्फ इसीलिए समझते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जो कि मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बता रहे हैं कि मैं आगे चल के, यानी कि इस लेसन के अंदर, यानी इस ऐसे के अंदर मैं आगे जाके ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपके पास ये जो बाकी असबाब हैं, बाकी जो रीज़न्स हैं, वो आपकी जहन साजी के लिए या आपकी जहन की साइंटिफिक थिंकिंग के लिए, कि आप हर चीज़ को साइंसी अंदाज में देखें और आपका नज़रिया भी बिल्कुल वैसा ही हो दुनिया को देखने वाला, उसको मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये कह लें कि वो इन असबाब को आगे जाके डिस्कस करेंगे जो कि आपकी जहन की साइंसी हैबिट को डेवलप कराते हैं, जिसके नतीजे में आपके एक प्रॉपर पर्टिकुलर नज़रिया आपका बनना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ है इनके नज़दीक, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है इनके नज़दीक, रसल के नज़दीक, ठीक है। तो आगे वो उसको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर के अंदर कि कैसे। The instance of wireless telegraphy will serve to illustrate the difference between the 2 points of view. Almost all the serious intellectual labor required for the possibility of this invention is due to 3 men: Faraday, Maxwell, and Hertz. In alternating layers of experiment and theory, these 3 men built up the modern theory of electromagnetism and demonstrated the identity of light with electromagnetic waves. The system which they discovered is one of profound intellectual interest, bringing together and unifying an endless variety of apparently detached phenomena and displaying a cumulative mental power which cannot but afford delight to every generous spirit. The mechanical details which remain to be adjusted in order to utilize their discoveries for a practical system of telegraphy demanded, no doubt, very considerable ingenuity. But had not that broad sweep and that universality
which could give them intrinsic interest as an object of disinterested contemplation. यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिए. इलास्ट्रेट, ऑल्टरनेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रोफाउंड, अपरेंटली, फिनोमेना, डिलाइट, इंजेन्युइटी. इलास्ट्रेट का मतलब होता है बेटे वाज़े करना, ऑल्टरनेटिंग मुतबादिल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बरकनातीसी यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मकनातीसी क़ुव्वत दोनों का जिक्र होता है, दोनों को मिला के एक नई फील्ड जो बनती है बरकनातीसी. प्रोफाउंड अमीक यानी गहरा, डीप मीनिंग होता है जिसके अंदर. अपरेंटली बज़ाहिर, फिनोमेनन वाक़या, मज़हर, कोई भी चीज़ जो होती है. डिलाइट खुशी एंड इंजेन्युइटी चालाकी. अच्छा बेटे इस सेकंड पैराग्राफ में अब ये एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वायरलेस टेलीग्राफी को ही उसकी एग्जांपल कह रहे हैं कि यही इलस्ट्रेट करेगी ये जो ऊपर 2 पॉइंट इससे पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया था ना कि साइंस को एक फ़ायदे की चीज़ या बज़ाहिर जो प्रैक्टिकल इजादात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर या टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर सराहना, और दूसरा साइंस की आफाकियत या उसका आप कह लें कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही साइंस को स्टडी ना करना, बल्कि कि साइंस को एज अ नॉलेज और पूरी दुनिया के लिए बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी बंदिश के स्टडी करना ही साइंस का असल है. ठीक है, 2 नज़रियात उन्होंने पेश किए हैं पहले पैराग्राफ में. अब ये बता रहे हैं कि ये दोनों पैराग्राफ आपको वायरलेस टेलीग्राफी की एग्जांपल या उसको वाज़ा करने से या उसको एक्सप्लेन करने से समझ आ जाने चाहिए. ऑलमोस्ट ऑल द सीरियस इंटेलेक्चुअल लेबर. अब यहाँ पे बता रहे हैं नेक्स्ट आगे कि जैसे कि 3 साइंसदानों का यहाँ पे जिक्र है, इनको आप गूगल आउट कर सकते हैं, फैराडे, मैक्सवेल एंड हर्ट्ज़. इन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात को और अपनी जो इनकी तहकीक है, रिसर्च है, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट था, लेकिन उन सब ने उस चीज़ को मर्ज किया है. ठीक है, और इंटेलेक्चुअल चीज़ों को मर्ज किया है. इसमें ज़हनी मुशक्क़त भी है ऑब्वियसली, और उन्होंने इसको मर्ज करके एक थ्योरी निकाली है, मॉडर्न थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जिसमें ये बताया गया है कि आपके पास लाइट जो है एक्चुअली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी रोशनी जो है वो आपके पास बिजली और मकनातीस की लहरों में सफ़र करती है, यानी उसकी नेचर ऐसी है. बज़ाहिर जो रोशनी आपको लगती है उसकी नेचर क्या है, यानी कि उसकी साइंटिफिक लॉजिक अब बता रहे हैं ना कि उन तीनों ने अपना अलग अलग काम किया, लेकिन अपने सारे कामों को जहनी मुशक्क़त के तौर पे उन्होंने अपने अलग अलग रिसर्चेस को इकट्ठा करके उन्होंने एक जगह रख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का तस्वुर दिया और ये बात साबित की कि जो रोशनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है. ठीक है, आप ये जो चीज़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत गहरा मुताला है जिसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ किसी भी माइंड की बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और उसके बाद फिर इनको इकट्ठा लाना एक जगह पे. बज़ाहिर तौर पे ये अलग अलग वाक़यात हैं जिसको मैक्सवेल ने, फैराडे ने और हर्ट्ज़ ने अलग अलग तरीक़ों से डिस्कवर किया और स्टडी किया, लेकिन उन्होंने इकट्ठा करके इसको क्यूमुलेटिव वे के अंदर, यानी कि आप जिसे कह लें कि चीज़ें जैसे अब A B C 3 चीज़ें हैं, उन A B C 3 चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में एक लड़ी में पिरो के इसमें काफ़ी ज़ाहिर सी बात है जहनी पावर लगती है. ठीक है, आप किसी 2 बंदों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत 3 अलग अलग डायरेक्शन के नॉलेज जो है उनको इकट्ठा करके ऐसे इकट्ठा करना और उनको ऐसे मर्ज करना कि वे एक दूसरे से रिलेट भी करें और एक नई चीज़ निकल के सामने आए, और वो ऐसे ही गपशप वाली चीज़ ना हो बल्कि एक प्रैक्टिकल लिहाज से वो इम्पॉर्टेंट भी हो और उसका एक जो फल आपको मिले, यानी एक दरख्त होता है ना बड़ा सा, ठीक है, वो दरख्त जो है वो लगाना कितना मुश्किल होता है. अगर आप एक बीज लें और उसको पाल परोस के बड़ा करें और उसके बाद सर्दी गर्मी से बचाएं, उसकी गोडी आपने करनी है, उसकी खाद उसको आपने देनी है, पानी देना है, उसको कीड़ों से बचाना है, हर लिहाज से उसकी आपने देखभाल करनी है, फिर कितने सालों के बाद जाके एक दरख्त बड़ा बनेगा. ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा जाए ये पत्ते ले लें, ये लकड़ी ले लें, ठीक है, ये जड़ें ले लें और एक दरख्त बना के बताएं, तो आप बना सकते हैं. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का फिनोमेनन जहनी तौर पे अलग अलग चीज़ें थी, पत्ते अलग जड़ें अलग, उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक दरख्त की शक्ल दी. तो ये कोई मतलब ये कोई आसान काम नहीं है, एक ऐसा काम है जिससे किसी भी दिल मतलब जो कंजूसी ना करती हो रूह, ऐसे लोग जो दिल खोल के अप्रिशिएट करते हों वो इस काम को देख के ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि इस मावल को देख के, इस मोज़े को देख के उनकी रूह सरशार हो जाएगी खुशी से. ठीक है, अब बाकी जो इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी है, यानी कि हमें वो जो हमें वायरलेस टेक्नोलॉजी मिली है उसकी मदद से एक फ़ोन हमने ईजाद कर लिया, ये जो चीज़ है वो उसका उस दरख्त पे लगने वाला एक छोटा सा फल है.
ठीक है। और वो जो दरख्त है वो जितने वो ऑक्सीजन देता है, उसके कितने फ़ायदे होते हैं दरख्त के, ठीक है। और कितने सारे वो उसमें से फल लगेंगे कितने सीजन्स में। तो हम एक फल को, एक सेब को लेके हम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस दरख्त का तो मकसद ही ये था। तो बिल्कुल ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है ये यहाँ पे फिट बैठ रही है। बिल्कुल यहाँ पे रसल भी हमें यही कह रहे हैं कि साइंस का एक छोटा सा जो एक पहलू है कि कोई चीज़ ईजाद हो जाना या हमें फ़ायदा हो जाना, उसकी बुनियाद पे हम साइंस को अप्रिशिएट करते हैं, जबकि एक्चुअली हम दरख्त को जो कि बहुत गहरी जड़ें रखता है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसको हम अप्रिशिएट ही नहीं करते, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसको मैं प्रॉपर उर्दू की टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को ट्रांसलेट कर देती हूँ। वायरलेस की मिसाल इन दो नज़रियात के दरमियान, कौन से नज़रियात जो पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़े हैं, नज़रिया के दरमियान वाज़े फ़र्क करने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगी या वाज़े काम देगी। इस ईजाद को यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, को मुमकिन बनाने के लिए तकरीबन तमाम ही अक्ल दानिश या मेंटल कैपेबिलिटीज़ के जो काम है वो 3 लोगों ने किया था। 3 आदमियों की बदौलत ही मुमकिन हो पाया था। एक फेराडे, दूसरा मैक्सवेल और तीसरा हर्ट्ज़, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे इन साइंटिस्ट की डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप गूगल आउट कर लीजिएगा। वैसे भी अगर आप बीएससी पढ़ रहे हैं तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो वन वे द अदर आपको पता ही होना चाहिए। एनीवेज नेक्स्ट आगे चलते हैं। तजर्बे और नज़रिए के मुतबादिल तहों में यानी ऑल्टरनेटिंग जो लेयर्स हैं, जिसमें आपका एक्सपेरिमेंट भी आता है और नज़रिया यानी थ्योरी, यानी आपको पता है ना, अगर आप साइंस पढ़ी हुई है तो क्या है आपके पास एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले आपका क्या होता है, मफरूज़ा होता है, ठीक है, कोई भी आप चीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जाता है, फिर दोबारा ऑब्जर्व किया जाता है, उसको फिर एनालाइज़ किया जाता है और कोई ना कोई थ्योरी या आप फाइनली कोई इन्फ्रेंस कर लेते हैं, नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं, रिजल्ट बना लेते हैं और थ्योरी बना लेते हैं, ठीक है। वो थ्योरी बार बार आप ट्रायल एंड टेस्ट होती रहे तो वो कोई लॉ बन जाती है, रूल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उसकी एक लेयर नहीं, उसकी ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि ये मैंने एक बात सोची और सुबह मैंने तजर्बा किया और बस मैंने थ्योरी याद कर ली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो अब इतना सारे वो उन्होंने तरद्दुद करके यानी इसकी मुतबादिल लेयर्स यानी कि बहुत सारी वन वे और द अदर बहुत बार उन्होंने ये चीज़ की और उसके बाद उन्होंने इस सारे इतने मुश्किल काम के बाद कौन सा नज़रिया, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, थ्योरी कौन सी दी, बरकनातीसियत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये बात साबित कर दी रोशनी की असलियत यानी रोशनी की रियलिटी क्या है कि वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो लाइट होती है, जो निज़ाम उन्होंने ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ कराया। अभी भी आप देखें ना, आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे, अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देख रहे होगे या लैपटॉप पे, कहीं से वायरलेस इंटरनेट आ रहा होगा, ठीक है, कहीं से मोबाइल फ़ोन के सिग्नल जा रहे हैं। आपको अगर कोई ऐसी ऐनक मैं दे दूँ तो आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द शुआओं का जाल होगा, ठीक है, बहुत सारी रेडिएशंस आ जा रही होती हैं। तो वो आपके पास, हमें इन बंदों को नज़र तो नहीं आता था इनके पास कोई ऐसी ऐनक थी या ख्वाब में किसी फरिश्ते ने इनको आगे बताया था या किसी पीर साहब ने बताया था कि ऐसा एक जाल मौजूद है। जाहिर सी बात है उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके और उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करके और साथ में उन्होंने उसको सिर्फ एक नहीं कि अच्छा एक लाइन मुझे समझ आ गई तो बस मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई और मैं बस फौत हो जाऊँ, दैट्स इनफ, मुझे तो इस पर तारीफ़ें मिलनी चाहिए। जैसे हम सोचते हैं अक्सर कि मैंने ज़रा सा काम कर दिया और मुझे तारीफ़ मिलनी चाहिए। याद रखें जो बड़े अज़हान होते हैं, जो बड़े जहन होते हैं, वो हमेशा मुश्किल से मुश्किल काम करते हैं और बहुत वो ये नहीं समझते कि वो मैंने पता नहीं क्या काम कर दिया, मैं नहीं आनी चाहिए किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो अल्लाह ताला की कुदरत के फिनोमिनल्स को हम तभी स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फिनोमिना जो छुपा हुआ था इंसानी नज़र से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उन्होंने अपनी जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वो एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन से फिर हट गई हूँ, एक्सप्लेनेशन की तरफ आ गई हूँ। एनीवेज नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। बहुत गहरी दानिशमंदाना दिलचस्पी नहीं, सॉरी, हाँ जी यहीं पे थे हम, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा गहरी दानिशमंदाना दिलचस्पी दिखाकर, और ये हमारे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गहरी बात है और दानिशमंदाना बात है, कोई बेवकूफ़ाना बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक रिसर्च इन्वॉल्व है ना, क्योंकि इसके ज़रिए से बहुत ही लामुतनाही मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात को इकट्ठा और यकजान कर दिया गया। ये जो एक स्टेटमेंट दी जाती है कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो एक बात कर दी गई है, ये हमारे लिए सिर्फ एक बात है, लेकिन इसके पीछे ना ख़त्म होने वाले पता नहीं कितने वाक़यात, उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, कितनी चीज़ों को लॉजिकली उन्होंने इकट्ठा कर दिया एक जगह पे, यकजान कर दिया, तब जाके कहीं ये थ्योरी बनी है, ठीक है। और एक ऐसी जहनी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया गया है। ज़ाहिर सी बात है इंसानी जहन, अब यहाँ पे वो रसल अप्रिशिएट कर रहा है इंसानी जहन को कि अल्लाह ताला ने इंसानी जहन कितना अच्छा बनाया है कि उसने इतनी मुश्किल चीज़ों को अलग अलग पहले जांचा और फिर उनको इकट्ठा करके एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। ये अगर कोई भी खुले जहन वाला, खुले दिल वाला इंसान
अगर ये चीज़ देखेगा तो वो ज़रूर इसको अप्रिशिएट करेगा और उसको एक अजीब सी खुशी होगी। कभी आपको कोई चीज़ आपने खुद बनाई हो ना, या आपने कोई खुद चीज़ डिस्कवर की हो, या आपको एक चीज़ आपने लिखी हो, कोई भी चीज़, ठीक है, और आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने ऐसे लिखा है, कोई आपने पोएम लिखी है, या कोई भी शायर कोई नज़्म लिखता है, तो उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसको अप्रिसिएशन मिले, ठीक है। तो याद रखें, जो खुले दिल वाले लोग होते हैं वो हमेशा तंग नज़र नहीं होते, तंग दिल नहीं होते, बल्कि दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो इतना काम फेराडे, मैक्सवेल, हर्ट्ज़ ने किया, ये बहुत बड़ा काम है, इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनकी ये जो आपके पास डिस्कवरीज़ हैं, इसको सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ये वायरस की टेक्नोलॉजी का एक निज़ाम जो है, उन्होंने सिर्फ दुनिया को एक टेक्नोलॉजी देने के लिए ये सारी चीज़, या ये फ़ायदा देने के लिए उन्होंने ये सारी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च की है, नहीं, ये तो उसका एक छोटा सा फल था, ठीक है। मतलब ये है कि आप समझ लें कि ये उसकी एक मैकेनिकल जो डिटेल है, उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट है। और बिलाशुबा इनके लिए मतलब ये काम करने के लिए भी, ये टेक्नोलॉजी और ये जो डेवलप करने के लिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भी काफ़ी होशियारी की, काफ़ी तेज़ी की, काफ़ी चालाकी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो उन्होंने किया भी, लेकिन हम इस चालाकी को अप्रिशिएट करने के साथ साथ, यानी इस जहनी अक्लमंदी को कि बड़ा उसका जहन तो बहुत अच्छा है, उसने ये एकदम से कैसे ईजाद कर लिया, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन एक छोटा सा एस्पेक्ट है, हम इस छोटे एस्पेक्ट को देखते हुए वो बड़ा जो एस्पेक्ट है, जो कि वसी फैलाव है और आफाकियत है, जो कि बतौर ख़ास एक गैर ज़ाती सोच के बारे में या उसके मुताबिक हमें दिलचस्पी अता करता है कि हम एक चीज़ से मावरा होकर सोचें। यानी कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने फ़ायदा देना है, या मैंने कोई एटम बम ईजाद करना है, मैंने ये चीज़ ईजाद करनी है। आप उसको एज अ नॉलेज, आप उसको एज अ कुदरत की कारीगरी के तौर पे इंजॉय करें। यानी हमें अपना ज़ाविया निगाह बड़ा रखना है। रसल का इस चैप्टर में कहने का बुनियादी मकसद ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अपना ज़ाविया निगाह बड़ा रखें और आप दूर तक देखने की सलाहियत रखें, ना कि छोटे छोटे फ़ायदे जो हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत ज़्यादा खुश हो। इन पे भी खुश होना चाहिए, ये भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी वुसअत नज़र जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए कि साइंस को हमें इन छोटी छोटी जो है ना एंगल से नहीं नापना चाहिए। जिसे बिल्कुल आप यूँ ही समझ लें कि मैंने यहाँ से सूरज तक का डिस्टेंस नापना है, तो मैं पंजाबी में जिस तरह कहें कि मैं गिट्ठा नाल नापना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो वो वाला सीन नहीं है, वो वाली बात यहाँ पे नहीं है। आपने सिर्फ दूर तक देख के वुसअत नज़र, या फिर आपने उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपल रसल जो है ना हमें ये बात समझाना चाह रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ वर्ड्स बेटे रह गए हैं पिछले पैराग्राफ में, क्योंकि मैंने पेज टर्न नहीं किया था, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। यूनिवर्सैलिटी, अमूमियत, यानी कि जो चीज़ आपको यूनिवर्सल होती है, जैसे हम कहते हैं कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि आलमी जो चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है। और डिसइंटरेस्टेड, यानी किसी भी चीज़ में हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो, बेलाग, जैसे माँ की मोहब्बत जो होती है वो बेलाग होती है, बेलॉस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेगर्स, कंटेम्पलेशन, गौर करना, यानी हमारा कोई उस पर फोकस नहीं होता कि हमने ओ अच्छा मैंने यही बनाना है, मैंने टेलीफोन बनाना है इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने फलान चीज़ बनानी है मैं इसे नहीं। रिसर्च यूनिवर्सल होनी चाहिए, उसके फ़ायदे छोटे छोटे हमें ज़रूर मिल सकते हैं। टेलीफोन ईजाद हो गया, टीवी ईजाद हो गया, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे ये 3 साइंटिस्ट ने बहुत यूनिवर्सल काम किया था, तो हमें यूनिवर्सैलिटी को और उनके डिसइंटरेस्टेड कंटेम्पलेशन को सराहना चाहिए, ना कि हमें इस बात को लेके फोकस हो जाना चाहिए कि ये चीज़ ईजाद हुई, वो चीज़ ईजाद हुई, यानी कि अपना जहन छोटा नहीं रखना चाहिए, ब्रॉड करना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं? From the point of view of training the mind, of giving that well-informed, impersonal outlook which constitutes culture in the good sense of this much misused word, it seems to be generally held indisputable that a literary education is superior to one based on science. Even the warmest advocates of science are apt to rest their claims on the contention that culture ought to be sacrificed to utility. Those men of science who respect culture when they associate with men learned in the classics are apt to admit, not merely politely, but sincerely, a certain inferiority on their side, compensated doubtless by the services which science renders to humanity, but none the less real.
And so long as this attitude exists among men of science, it tends to verify itself. The intrinsically valuable aspects of science tend to be sacrificed to the merely useful, and little attempt is made to preserve that leisurely, systematic survey by which the finer quality of mind is formed and nourished. कुछ वर्ड्स देख लीजिए बेटे. कॉन्स्टिट्यूट्स, inferiority, compensated, renders, merely, leisurely, nourished. कॉन्स्टिट्यूट्स तश्कील देना, बनाना. inferiority यानी कि एहसास कमतरी या कमतरी. ठीक है, यहाँ पे एहसास कमतरी नहीं होगा, कमतरी. कंपनसेटेड, मुआवजा देना, कंपनसेट करना, मुआवजा ही देना इसको कह सकते हैं. रेंडर्स देना, मेयरली, महज. लेजरली, आज़ादाना, तो पुरसकून. जैसे आप लेजर टाइम में क्या करते हैं, ठीक है, पुरसकून, फ्री, आज़ादाना, फ्री टाइम जो होता है, तो यहाँ पे उसके लेजरली टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, लेजरली वैसे सिंपल बात की जा रही है. देन नारिश, नशोनुमा देना. जी, इसकी थोड़ी अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं. जहनी तरबियत के यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रेनिंग, यानी जहनी तरबियत के नुक्ता नज़र से, ठीक है. एंड गिविंग द वेल इन्फॉर्म पर्सनल आउटलुक, और जामे, ठीक है, हर लिहाज से अप टू डेट, गैर शख्सी इम्पर्सनल जो है ना आउटलुक या एक नुक्ता नज़र देने के लिए, विच कॉन्स्टिट्यूट की तश्कील देता है, बनाता है कल्चर, तमद्दुन. ठीक है, और आगे बता रहे हैं कि ये जो वर्ड है ये काफ़ी हद तक जो है ना मिस यूज़ किया जा चुका है तमद्दुन को, यानी कि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं. एनीवेज, मिस यूज़ ये लफ्ज़ किया जा चुका है, साथ ये बता रहे हैं. और ये गैर मुतनाज़ लगता है. इट सीम्स टू बी जनरली हेल्ड इनडिस्प्यूटेबल. ठीक है, इनडिस्प्यूटेबल यानी गैर मुतनाज़, इसमें कुछ तनाज़े वाली बात नहीं है. दैट अ लिटरेरी एजुकेशन इज़ सुपीरियर टू वन बेस्ड ऑन साइंस, के साइंसी तालीम की बुनियाद के ऊपर अदबी तालीम को फ़ौक़ियत हासिल है. ठीक है, इसके बाद क्या है जी, जनरली हेल्थ इंडिविजुअल लिटरेरी, हाँ, एजुकेशन सुपीरियर यानी कि उसको फ़ौक़ियत हासिल है. इवन द वार्मेस्ट एडवोकेट्स ऑफ द साइंस आर एप्ट, यानी कि हत्ता के जो गर्म जोश तरीन, यानी कि वार्मेस्ट यानी गर्म जोशी के साथ जो लोग होते हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को के हामी होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो उन लोगों की यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है. जो गर्म जोश साइंस की जो हामी हैं वो भी इस बात को अक्सर इस बात की तायीद करते हैं कि कंटेंशन दैट कल्चर ऑट टू बी सेक्रीफाइस टू यूटिलिटी, कि सम टाइम अगर आपको अपनी सकाफ़त या तमद्दुन को कुर्बान करना पड़े यूटिलिटी यानी कि अफादियत या अपनी आसानी के ऊपर, या टेक्नोलॉजी आप सिंपल कह लें उसके ऊपर, तो कर देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है. ठीक है, और इसके अलावा द मैन ऑफ साइंस हु रिस्पेक्ट द कल्चर, लेकिन आप देखें अब उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जो साइंस असल में साइंसदान हैं, जो असल में साइंसदान हैं, ठीक है, और जो कि कल्चर की बहुत इज़्ज़त करते हैं, तमद्दुन या सकाफ़त की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. दे व्हेन दे एसोसिएट विद द मैन लर्नड इन द क्लासिक्स, और वो जब अदब से वाबस्ता लोगों की या क्लासिकल जिन लोगों की अप्रोच होती है उनसे जब मिलते हैं, या उनसे जब उनकी बातचीत होती है, तो ये एडमिट करते हैं, ये मानने लगते हैं कि इनका पहलू ज़रा अदने दर्जे का है, यानी कि इनका जो वो बात कर रहे हैं वो नरम दिली से वो अपनी कमतरी को एक्सेप्ट करते हैं कि ये साइंस का ये जो हम फ़वाइद के ऊपर जिक्र कर रहे हैं कि आसानी होती है, पहिए की इजाज़त से ये हो गया, पंखे की इजाज़त से ये हो गया, बिजली की इजाज़त से ये हो गया, ये इंसानों को फ़ायदा दे रहा है ना. ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पे हम अफादियत यूटिलिटी की बात करेंगे, यूटिलिटी. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो यूटिलिटी का साइंस का पहलू है वो ये एक्सेप्ट, जो अच्छे जो सही जेन्युइन साइंसदान है, जो सही इंसान है, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि तमद्दुन के सामने ये जो चीज़ है ये इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि ये इन्फीरियर है. ठीक है, और बल्कि वो नरम दिल से और खुलूस से इस बात को मानते हैं, और कहते हैं बिलाशुबा इस समर की तलाफ़ी उन खिदमात से हो जाती है कि जो साइंस ने बनी हुए इंसान के लिए बजा लाई है. कि यानी कि वो ये बात बताते हैं कि अनडाउटेडली द सर्विसेज विच साइंस रेंडर्स टू ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत को जो साइंस ने खिदमात फराहम की है, यही टेक्नोलॉजी की जो इंसान ने दी है, आसानी कर दी है ज़िंदगी के लिए. ठीक है, वो जो खिदमात हैं उससे इस अमर की तलाफ़ी हो जाती है. ठीक है, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जी हम आर्ट्स को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या सकाफ़त को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो साइंस ने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं उससे किसी हद तक इसकी तलाफ़ी हो जाती है. ठीक है, बट नन द लेस रियल एंड चलिए आगे क्या है. एंड सो
long as this attitude exists among men of the science, it tends to verify itself. और जब तक साइंसदानों में ये रवैया बरकरार रहेगा तो ये अपनी तस्दीक करता रहेगा। एंड साइंस के जो कुछ पहलू हैं उनको बस सीधे साधे मुफीद पहलू यानी जो यूटिलिटीज़ हैं या जो आसानियां हैं मुफीद पहलुओं पर कुर्बान करने का रुझान मौजूद है। यानी यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर रहे हैं साइंस की जो बड़े पहलू हैं, जिस तरीके से कल्चर जो है, तहजीब जो है इंसान की दिमाग की बंद खिड़कियाँ खोलता है, ऐसे साइंस में भी कुछ बड़े पहलू हैं जिसका जिक्र रसल ने शुरू में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब उस चीज़ का जिक्र कर रहा है कि साइंस के जो बड़े काबिल कदर जो पहलू हैं वो ये जो सीधे सीधे पहलू हैं, जैसे ये यूटिलिटीज़, ये आसानियाँ कर देता है जी साइंस हमारे लिए, ये फलानी चीज़ ईजाद हो गई है। ठीक है, उस पहलुओं के ऊपर वो साइंस के बड़े पहलू कुर्बान होने का उनका रुझान मौजूद है। और इस आज़ादाना या पुरसकून जो लेजरली जो बात की जा रही है या और सिस्टमेटिक जो सर्वे है, तरतीब के साथ जो सर्वे या जायज़ा लिया जाता है, इसको प्रिज़र्व करने की, इसको महफूज करने की और इसको नशोनुमा देने की, इसको फ़रोग़ देने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ठीक है, यानी कि साइंस के जो बड़े पहलू हैं उस रुझान को ना हम समझ पा रहे हैं, ना उसको महफूज कर पा रहे हैं, ना उसको हम अपने जहन की जो हमारी बंद खिड़कियां है उसको खोल के अपने जहन की, जैसे हमने शुरू में कहा ना कि जो आपके पास तमद्दुन है या सकाफ़त है वो इंसान के जो जहन की बंद खिड़कियां उसको खोलता है और इंसान के जहन को वुसअत नसीब करता है। ऐसे ही साइंस के भी नॉलेज के ऐसे पहलू हैं जो साइंस जो इंसान की जहन की बंद खिड़कियाँ खोलता है और उसको वुसअत देता है। और उसमें इन्होंने कुछ साइंसदानों को जिक्र भी किया है जो कि तमद्दुन को बहुत ऊपर एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, जो रियल साइंटिस्ट होते हैं, जो उसकी सही बेस को पहचानते हैं, जो उसकी असास को जानते हैं साइंस की। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम साइंस की उस बड़े पहलू को जो कि इंसान का जहन संवार सकती है, इंसान के सोचने का अंदाज को मज़ीद वुसअत दे सकती है और इंसान के फ़लसफ़े को और इंसान के देखने के अंदाज को मज़ीद रिफ़ाइन कर सकती है, उसको मज़ीद अच्छा बना सकती है, उन पहलुओं को। और वो ऐसी हम बातें नहीं कर रहे साइंस के बारे में बड़ी बड़ी कि साइंस ये है, साइंस वो है। वो जो नॉलेज है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक नॉलेज है, वो एनालिसिस है, यानी वो एक प्रॉपर चीज़ है। उसको हम ना उसको मज़ीद उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ना उस पहलू के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, ना उसको महफूज कर रहे हैं और ना उसको मज़ीद आगे ग्रो करने के लिए कोई चैनलाइज कर रहे हैं, ना उसको हम कुछ ऐसे चीज़ प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे जो है ना रसल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि साइंस को आपको सिर्फ यूटिलिटी या अपने फ़ायदे के लिए, छोटे चीज़ों के लिए नहीं देखना चाहिए, आगे भी जाना चाहिए। और यहाँ पे उसने कल्चर के साथ भी कंपेयर किया। अगले पैराग्राफ्स में भी आप देखोगे यही चीज़ आगे चलेगी कल्चर के साथ कंपैरिजन की। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बट इवन इफ देयर बी in present fact any such inferiority as it's supposed in the education value of science, this is, I believe, not the fault of science itself, but fault of spirit in which the science is taught. If its full possibilities were realized by those who teach it, I believe that its capacity of producing those habits of minds which constitute the highest mental excellence would be at least as great as that of literature, and more particularly of Greek and Latin literature. In saying this, I have no wish whatever to disparage a classical education. I have not myself enjoyed its benefits, and my knowledge of Greek and Latin authors is derived almost wholly from the translations. But I am firmly persuaded that the Greeks fully deserve all the admiration that it bestowed upon them, and that it is a very great and serious loss to be unacquainted with these writings. It is not by attacking them, but by drawing attention to the neglected excellence in science, that I wish to conduct my argument. Capacity, excellence, derived, persuaded, bestowed, acquainted, neglected, argument. Capacity mean गुंजाइश, excellence उम्दतरीन, derived mean हासिल करना या हासिल किया, and तरगीब, persuaded तरगीब दी, bestowed यानी अता करना, unacquainted नावाकिफ, neglected नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज किया, argument दलील।
लेकिन मौजूदा हकीकत में अगर कोई एहसास कमतरी या इन्फीरियरिटी यानी है भी, जैसे कि साइंस की तालीमी जो अहमियत है या कदर कीमत के मुतालिक हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, मेरा ख़्याल है कि साइंस की इसमें गलती नहीं है, बल्कि गलती उस जज्बे की है जिसके तहत जो है साइंस पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे 2 मिनट रुके, हम क्या सोच के साइंस पढ़ते हैं? ठीक है, हम ये चीज़ ईजाद करेंगे, हमें ये फ़ायदा होगा, हमें फ़लानी नौकरी मिल जाएगी, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। कभी हमने ये सोचा है कि हम अपने ज़हन की बंद खिड़कियाँ खोलने के लिए, हम कुछ सीखने के लिए, हम कायनात को एक्सप्लोर करने के लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जस्ट गुलामी करने के लिए, डिग्री आ जाएगी, नौकरी कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी हमने नॉलेज को नॉलेज के वे में नहीं लिया, ठीक है? तो यहाँ पे अब वो बात भी बता रहे हैं कि साइंस को अब वो आहिस्ता-आहिस्ता वजूहात की तरफ आ रहे हैं दरअसल, कि साइंस के जो बड़े पहलू हैं वो क्यों नज़रअंदाज हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ बता रहे हैं कि साइंस की गलती नहीं है, बल्कि उस जज्बे की गलती जिसके तहत हम साइंस पढ़ते हैं। जिस तरीके से अक्सर आप लोग मैट्रिक में साइंस रखते हैं, नहीं मेरा पुत्र साइंस ही रखेगा, नहीं मेरी धी साइंस ही रखेगी, आर्ट्स से निकम्मे पढ़ देने वगैरह वगैरह, ठीक है? तो हम लोगों ने जिस तरह इंसानों के अंदर फ़िरकाबाज़ी कर दी है, ठीक है? रिलीजन के अंदर फ़िरकाबाज़ी कर दी है, जैसे डिफरेंट लेवल्स बना दिए हैं कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ठीक है? या हम लोगों ने अमीर गरीब का फ़र्क बना दिया है, या हमने सुन्नी वहाबी का फ़र्क बना दिया है, ठीक है? या हम लोगों ने वेस्टर्न का फ़र्क बना दिया और ईस्टर्न कल्चर का फ़र्क बना दिया। इस तरीके से साइंस और आर्ट्स में हमने फ़र्क बना दिया हुआ है, ठीक है? और इसी तरीके से यहाँ पे साइंस की जो वुसअतुन नज़री है, उसको हम क्यों नहीं उस तरीके से फ़ायदा उठा पाए? क्योंकि हम साइंस को उस तरीके से पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि मेरा यकीन है कि साइंस की गलती नहीं है, बल्कि इस जज्बे की जिसके तहत हमें साइंस पढ़ाई जाती है। अगर इसको पढ़ाने वाले, अब दोबारा ट्रांसलेशन की तरफ आ जाइए बच्चे, अगर इसको पढ़ाने वाले इसके तमाम मुमकिनात यानी तमाम पॉसिबिलिटीज़ का अहाता करें, यानी ईच एंड एवरीथिंग, ये भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, का अहाता करें, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इतनी कैपेसिटी, इसमें इतनी गुंजाइश ये है कि ये तमाम ऐसी ज़हनी आदतें और ऐसी ज़हनी कैपेसिटीज़ को ये जन्म दे सकती है, पैदा कर सकती है, जो इतनी ही उम्दा तरीन हैं कि ज़हनी सलाहियतों की मालिक होंगी, कि जैसे बिल्कुल हमें लिटरेचर या हम तहज़ीब या फिर अदब या फिर कल्चर की स्टडी के साथ हमें, या आर्ट्स की स्टडी के साथ हमारी जो ज़हनी सलाहियतें खुलती हैं, बिल्कुल वैसी ज़हनी सलाहियतें हमें साइंस को सही मानों में पढ़ने से भी हासिल हो पाएंगी। और ख़ास तौर पे यूनानी और लातीनी अदब से, यानी कि ज़ाहिर सी बात है जो ग्रीक और लेटिन जो अदब है उसकी मिसालें दी जाती हैं। आपको पता है ना, यूनानियों ने और लातीनियों ने राज किया है दुनिया के ऊपर, और उनका एक बहुत बड़ा किरदार है दुनिया के अंदर इस अदब को या नॉलेज की बॉडी को ऊपर लेके जाने में। तो वो कह रहे हैं आम किसी अदब की बात नहीं कर रहा मैं, यूनानी और लातीनी अदब से जिस तरीके से इंसान के ज़हनी तौर पे इंसान की सलाहियत निखर के सामने आई है, तो साइंस को भी सही तरीके से पढ़ने से ऐसी सलाहियतें निखर के सामने यकीनन आएंगी। अब आगे चलते हैं जी। ये कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं क्लासिकी अदब की में से कीड़े निकाल रहा हूँ, नुक्स निकाल रहा हूँ, यानी जो क्लासिकल अदब जो चल रहा है दुनिया में, मैं उसकी कीड़े नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं तो खुद इसके फ़ायदे हासिल करता हूँ, और सही तरीके से बल्कि हासिल नहीं कर पाया इसके फ़ायदे, क्योंकि मेरा जो नॉलेज है यूनानी और लातीनी राइटर्स का या उनकी जो किताबें हैं उनका, वो मैं उसको एज़ इट इज़ वैसे नहीं पढ़ पाया, बल्कि मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ पाता हूँ। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ना, तफसीर पढ़ना, तर्जुमे पढ़ना नहीं है। कुरान को अल्लाह ताला ने अरबी में नाज़िल किया, और इसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया भी है। तो कुरान को जो है सही मानों में उसका असर लेना, या अल्लाह ताला ने क्या बात की है, या उसके अंदर से एक उसकी अर्क-रेज़ी, यानी कि उसका आप समझ लें, उसका फ़ायदा उठाना सही मानों में, या अल्लाह ताला से सही मानों में गुफ्त शनीद करना, वो तभी हो सकता है जब उसको अरबिक में पढ़ें हम, ठीक है? ट्रांसलेशंस वो चीज़ रियल नहीं होती, ठीक है? ट्रांसलेशन जिसे आप अगर कुछ चीज़ सोचते हैं तो आप उर्दू में सोचेंगे, ठीक है? उसको आप ट्रांसलेट करोगे तो आपने सोचा कुछ और होगा, वो बन कुछ और जाएगी। ये जिस तरह कुछ मुहावरे होते हैं उनका मज़ा पंजाबी में आता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका मज़ा उर्दू में आता है, ठीक है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये आप उर्दू में ही बोलेंगे, आप इंग्लिश में क्या कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ इडियम्स होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं, उसको आप उर्दू में करोगे तो आप वो चीज़ उसको ले नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से चीज़ों की जो रियल एसेंस होता है, जो उनकी असर होता है या उसकी जो खूबी होती है, वो उनकी असल रूट में होती है। तो ये बता रहे हैं कि मैं तो यूनानी और लातीनी अदब से फ़ायदा उस तरीके से हासिल ही नहीं कर पाया, मैं तो सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ,
रियल अदब में तो पता नहीं कौन कौन सी बातें कैसे कैसे की गई होंगी या किस किस वे में की, मैं तो सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो मैं कीड़े नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेटरी वे में ये कहा गया, ठीक है। लेकिन मेरा पुख्ता एतकाद है कि जो यूनानी जो हैं इस तमाम तारीफ़ के मुस्तहिक वही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको पॉइंट आउट किया जाता है, मैं ये भी मानता हूँ कि उनकी तहरीरों से ना आशनाई या उनको ना जानना एक बहुत बड़ा और अजीम और संजीदा और बड़ा नुकसान है तमाम लोगों के लिए। और इन पर हमला करके नहीं, मैं साइंस की अहमियत को ये जो यूनानी और जो जितने भी अदब हैं उन पे हमला करके एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि साइंस की नज़रअंदाज की हुई खूबियों की तरफ तवज्जो मरकूज़ करा के मैं अपनी दलील पेश करूँगा। अब देखें इस बात से क्या चीज़ निकल के सामने आती है, जब हम अपनी बात की इम्पोर्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि दूजे नू थल्ले ला लो, ठीक है, उसको नीचा दिखा लो तो आप खुद ब खुद ऊपर हो जाओगे। ये अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हैं तो आप टांग खींच के दूसरे को नीचे कर दें, ठीक है। तो आप साइंस की अहमियत इसलिए जताएं कि आप आर्ट्स को नीचा दिखाना शुरू कर दें। वो कह रहा है मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं साइंस को जो है ऊपर लेके जाऊँगा, साइंस की नज़रअंदाज की हुई खूबियों को ऊपर लेके जाऊँगा, और मैं साइंस की अहमियत को भी साबित करूँगा, ना कि मैं आर्ट्स के ऊपर तनकीद करता जाऊँ, इससे साइंस की अहमियत वाज़ेह हो। मैं ये वाला नुक्ता नज़र नहीं अपनाना चाहता। बेटे आप साइंस पढ़ते हैं और ज़रा बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, या तो आप मैथ्स पढ़ रहे होगे, फिज़िक्स पढ़ रहे होगे, ज़ूलॉजी पढ़ रहे होगे, बॉटनी पढ़ रहे होगे, साइकोलॉजी पढ़, डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है, आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे साइंस से रिलेवेंट। तो कभी साइंस पढ़ते हुए आपने ये सोचा है कि ये चीज़ मेरी आम ज़िंदगी से कैसे रिलेट कर रही है, ठीक है, इस चीज़ से मुझे क्या सबक हासिल हो रहा है? या आपने कभी किसी बैक्टीरिया से कुछ बहुत अच्छी चीज़ सीखी हो जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आई हो, जो वो चीज़ इखलाकी तौर पे, ठीक है। या आपने किसी फिज़िक्स के कानून के तहत आपके सेब नीचे गिर रहा है, आपने कभी उसको फिलोसफिकल या लॉजिकल वे के अंदर सोचा है कि नीचे गिरना क्या है? कभी सोचा है? बस आपने वो E=mc² या फिर जितने भी आप इक्वेशंस हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये सारी आपने सिर्फ उसी को देखा है कि इसको रट्टा मार के मैं पास हो जाऊँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, है ना, ताकि नंबर अच्छे आ जाए, ताकि डिग्री अच्छी हो जाए, ताकि नौकरी अच्छी मिल जाए। हम लोग सिर्फ कुएं के मेंढक बने हुए हैं, हम यही सोचते हैं, हम कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उस नॉलेज की बॉडी को अप्रिशिएट नहीं करते। उस समंदर को जैसे हमने छलांग मारी है, उसमें जैसे हम उंगली डुबो के बाहर निकाल लेते हैं, वो उंगली भी हालात के पेश नज़र थोड़े टाइम के बाद सूख जाती है। हम कभी उस समंदर की गहराइयों के अंदर जाके गोताज़न होके उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करते। या उस समंदर के अंदर कोई जाएगा भी तो वो जो बंदा समंदर के अंदर गया ना, वो उसकी खूबसूरती को जानता है। वापसी टाइम चले वो कोई मोती ले आएगा, कोई मछली पकड़ के ले आएगा, हम उस मोती मछली को देख के खुश होते रहेंगे, हम उस समंदर की वसतों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और हम सीखेंगे नहीं अपनी लाइफ को कैसे अपने आप को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फिर हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम साइंस के इस एस्पेक्ट को जो है ना नज़रअंदाज किए चले जा रहे हैं, जो कि रसूल हमें कहता है कि हमें नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। One defect, however, does seem inherent in a purely classical education, namely a too exclusive emphasis on the past. By the study of what is absolutely ended and can never be renewed, a habit of criticism towards the present and the future is engendered. Inherent, exclusive, emphasis, absolutely, criticism, engendered. Inherent पैदाइशी, एक्सक्लूसिव मखसूस, एम्फेसिस जोर देना, एब्सोल्युटली मुकम्मल, क्रिटिसिज्म तनकीद करना, नुक्स निकालना, कीड़े निकालना, ठीक है, एंजेंडर्ड पैदा करना। अब यहाँ पे कह रहे हैं राइटर कि ताहम जो आपके पास क्लासिकल एजुकेशन है, यानी कि जो आपकी जो नॉर्मली जो एजुकेशन सिस्टम होता है क्लासिकल, ठीक है, उस तालीम का एक नुक्स पैदाइशी नुक्स यानी वो नुक्स यानी कि शुरू से जो है, ठीक है, वो ये भी है कि ये माजी पर बहुत मुकम्मल तौर पे जो है ना ज़ोर देती है, ठीक है, और मुकम्मल तौर पे ख़त्मशुदा और कभी ना बहाल होने वाला जो अदब है उसके मुताले के ज़रिए ये हमें हाल और मुस्तकबिल में कीड़े निकालने वाला जहन के तौर पे इस्टेब्लिश कर देती है, यानी कि हमें तनकीद करने वाला बना देती है कि हम हाल और मुस्तकबिल के अंदर से कीड़े निकालते रहते हैं और माजी में गुम रहते हैं,
ठीक है, माजी के हम बहुत ज़्यादा दिलदादा हो जाते हैं। The qualities in which the present excels are qualities to which the study of the past does not direct attention, and to which, therefore, the student of Greek civilization may easily become blind. In what is new and growing, there is apt to be something crude, insolent, even a little vulgar, which is shocking to the man of sensitive taste. Quivering from the rough contact, he retires to the trim gardens of a polished past, forgetting that they were reclaimed from the wilderness by men as rough and earth-soiled as those from whom he shrinks in his own day. The habit of being unable to recognize merit until it is dead is too apt to be the result of a purely bookish life, and a culture based wholly on the past will seldom be able to pierce through everyday surrounding to the essential splendor of contemporary things, or to the hope of still greater splendor in the future. List out कर लीजिए जी important words: crude, insolent, vulgar, quivering, reclaim, wilderness, seldom, pierce, contemporary, splendor. Crude नाशाइस्ता नापुख्ता, insolent गुस्ताख, vulgar फहुश बेहुदा, quivering कांपना, reclaim वापस लेना, wilderness वीराना, seldom शाज़ो नादर कभी कभार शायदी, pierce घुसना, contemporary हम असर एक ही ज़माने के, splendor शानो शौकत. ठीक है, let's translate it. जिन सिफ़ात में, जिन क्वालिटीज़ में हाल यानी प्रेजेंट माजी से कहीं आला तर है, बहुत आगे है, वो ऐसी हैं जिनकी जानिब माजी का मुताला जो है, अगर हम यानी क्लासिकल एजुकेशन में माजी पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो पढ़ते हुए हमारी तवज्जो कभी भी हाल की उन क्वालिटीज़ की तरफ नहीं जाएगी जिसमें हमारा हाल हमारे माजी से बेहतर है. ठीक है, और जिनकी जानिब से यूनानी तहज़ीब का तालिब इल्म बआसानी अपनी आँखें बंद कर लेता है, यानी कि उसे सिर्फ वही चीज़ देखनी है जो बुक में लिखी हुई है, या जो हमें वो माजी को ही देखना है, उसे हाल की अच्छी चीज़ें भी होंगी तो आंखें बंद कर लेगा, खामोशी इख्तियार कर लेगा. जो चीज़ नई है, ठीक है, हाल अभी नया है ना और बढ़ रही है, यानी जाहिर सी बात है हाल में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चीज़ों में भी तरक्की होती चली जा रही है और आगे से नॉलेज बॉडी भी बढ़ती चली जा रही है. ठीक है, यानी जो चीज़ नई है और अभी बढ़ रही है, इसमें कुछ भोंडापन है, यानी वो कच्ची है, अभी रॉ है, क्रूड है. ठीक है, और इंसुलेंट है, गुस्ताख है, यानी फोहड़पन है, यानी कि उसके अंदर पुख्तगी और वो क्लासिकल अप्रोच नहीं है, उसके अंदर वो फिनिशिंग नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं वो फहुश और बेहुदा भी हो सकती है, यानी वो गवारपन भी हो सकता है उसके अंदर, जो हसास ज़ौक़ के शख्स के लिए किसी धमाके से कम नहीं है. ऐसे लोग यानी जो बहुत फ़ाइन चीज़ों को देख रहे होते हैं, बड़े ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं तहज़ीब व तमद्दुन के दिलदादा होते हैं और हर चीज़ में तहज़ीब व तमद्दुन को ऊपर रखते हैं, उनके लिए ये बात किसी धमाके से कम नहीं है कि नई नॉलेज जो भी हो रही होती है. देखें, कभी आपने बर्तन बनाते हुए देखा है किसी कुम्हार को? मट्टी का कितना बेडोल सा एक पेड़ा सा वो रखा हुआ होता है, एक मैस सी ढेर सा रखा होता है, और उसके बाद जब वो चलाता चला जाता है अपने पाँव से, उसको चाक को घुमाता चला जाता है और हाथों की अपनी खूबसूरती के साथ उसको मोड़ के एक बर्तन की शक्ल दे देता है. तो शुरू में देखिए, एक जो बना हुआ बर्तन है ना, एक घड़ा होगा या एक कोई देश का होगा, या आप समझ लें कोई एक गुलदान है जो इतना सुराही है, इतनी खूबसूरत बनी हुई है, आप किसी दुकान में जाएँ मिट्टी की, वो इतनी खूबसूरत लगेगी. ठीक है, तो आप यूँ समझ लें कि जो आपके पास क्लासिकल नॉलेज है वो उस मिट्टी की तारीफ, वो उस आप समझ लें उस सुराही की तारीफ, फाइनल प्रोडक्ट की तारीफ बताएगा कि माजी में ये बन के आ चुकी है, उसकी तारीफ में गुम रहेंगे, और हम हर चीज़ हमें बिल्कुल टिप टॉप चाहिए वैसी बनी हुई. लेकिन हाल में क्या है, हाल में भी बहुत सारी सुराहियाँ, बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन अगर आप वो जहाँ पे उनको बनते हुए देखोगे तो कोई आदि बनी हुई होगी, किसी का अभी हैंडल बनना हुआ होगा, कोई अभी मिट्टी का ढेर होगा, और वहाँ पे गंद ही गंद होगा. समझ आ रही है एग्जाम्पल की? ठीक है, जो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ. तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि हाल में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन वो क्रूड हैं, अभी वो फिनिश नहीं हुई. वो आपको गुस्ताख भी लगेंगी वो बातें, वो आपको फहुश भी लग सकती हैं, और जो कि एक सेंसिटिव टेस्ट या एक आप कहें कि एक फ़ाइन टेस्ट रखने वाला जो इंसान है, उसके लिए ये किसी भी धमाके से, ये एक
अच्छा ज़ौक़ रखने वाले इंसान के लिए किसी धमाके से ये कम नहीं है। इस खुरदरी यानी कि जो खुरदरी या ये जो चीज़ है, यानी कि जो कच्ची चीज़ है, इसको खुरदरापन कह रहे हैं, ठीक है। ये जो खुरदरी चीज़ है, इससे मुआनका करके यानी इससे मामला करके हमें खौफज़दा होकर चमकदार माज़ी में खोकर तुरशे तरशाए बागों में आराम करने के लिए हमारा ज़हन नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है कि इंसान डर जाता है हालात देख के। जैसे देखिए जो हम माज़ी पढ़ते हैं कि मुसलमानों का माज़ी बहुत शानदार था, ठीक है। उस ज़माने के जो मुसलमान थे वो अपने पिछले माज़ी को याद करके ये कहा करते थे और अपने हाल के से तंग थे। आज हम देखें जो लोग हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी थे या जो हमारे पेरेंट्स थे, वो हर कहते हैं जी हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, वो माजी में रहना चाहते हैं और फ्यूचर को कहते हैं ये तो बहुत बुरा है। हम जो लोग हैं कल को हम बूढ़े होंगे, अगली जनरेशन को हम कह रहे होंगे जी हमारा ज़माना तो बहुत अच्छा था, उसमें ये होता था, उसमें वो होता था। बल्कि इवन आप अभी खुद भी देख लें, जो लोग 90s के हैं वो 90s की तारीफ़ कर रहे थे, उस ज़माने में तो ये था, उस ज़माने में तो वो था। देखिए हर ज़माना जो गुजर रहा होता है ना, उस दौरान उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन अच्छाई जो होती है वो भी रॉ फॉर्म में होती है, कच्ची होती है, यानी वो भी वो पुख्ता नहीं हुई होती। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आहिस्ता से चीज़ें निखर के सामने आती हैं। जो टेक्नोलॉजी है आज कोविड-19 की हालात के अंदर हम घर में बैठे हुए, अगर खुदा ना खास्ता पहले जैसे हालात होते तो हम तो एक दूसरे से कनेक्ट ही ना कर पाते। ये टेक्नोलॉजी है ना, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से मैं भी आप लोगों को लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, तो इसके समरात है ना। हम इसकी बुराइयों की तरफ भी देख रहे हैं, इसमें भोंडापन भी है, सोशल मीडिया के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी तो हैं जो कि हमें फ्यूचर में हम देखेंगे, हाँ जी माजी में ये होता था, वो होता था, उसके इतने फ़ायदे थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो क्लासिकल एजुकेशन है वो हमें माजी के गुण गाना सिखाती है, जबकि हालात को और जो फ्यूचर को और जो इस टाइम पे हमारा हाल है उसके अंदर जो भी नॉलेज डेवलप हो रही होती है, जो कि बाद में अच्छाई की शक्ल में वो एक उम्दा सुराही एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में आएगी, लेकिन जब वो बन रही होगी उस टाइम तो आपको कूड़ कबाड़ी नज़र आएगी ना, उस टाइम तो उसको कीड़े ही नज़र आएंगे। तो इंसान क्या करता है, जो क्लासिकल नॉलेज का जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, फ्यूचर को और जो आपका प्रेजेंट होता है उससे आंखें बंद करके और अपने जो पुराने बाग बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, उसके माजी के जो बहुत बड़ी बड़ी किताबें और बहुत बहुत तारीफ़ें लिखी गई हैं, उसी के अंदर आंखें बंद करके ज़िंदगी गुजारता है और ये भूल जाता है कि ये जो पुराने बाग में जिसमें वो आराम कर रहा है, माजी का बाग, वो भी कभी ऐसे ही खुरदरा था और धरती के करीब जीने वाले बाशिंदों ने जंगलात में से इसको तैयार किया था, ठीक है। जैसे लोगों से मिलने से वो अपने ज़माने में झिझक रहा है, यानी कि वो फ्यूचर में वो प्रेजेंट में नहीं रहता बल्कि वो पास्ट में ज़िंदा रहता है, हालांकि वो उसको पता नहीं है कि जो पास्ट था ये भी कभी प्रेजेंट था, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत मज़े की बात आगे की है रसल ने, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और ये कोटेशन है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसको कहीं ऐसे वगैरह में कोट भी कर सकते हैं। क्या है जी, खूबी को मुर्दा होने से पहले ना पहचान सकने की आदत खालिसतन एक किताबी ज़िंदगी का नतीजा हो सकती है। यानी कि जब खूबी होती है उस टाइम उसको हम नहीं सराहते जी। बिल्कुल आप एग्जांपल ले लेते हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, जब वो हमारे पास मौजूद थे तो हमने उनके कौन से एहसास कर लिया था, या और भी बहुत सारे जो लेजेंड्स हैं, जब वो हमारे पास मौजूद होते हैं हम उनका एहसास नहीं करते, जब वो फौत हो जाते हैं उनकी हम कदर नहीं करते, जब फौत हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं जी वो तो ऐसे लोग थे, वो तो वैसे लोग थे, फिर हम उनके गुण गाना शुरू करते हैं, वो माजी का हिस्सा बन जाते हैं। तो याद रखें कि वो लोग जो कि अपने इर्द गिर्द जिंदा लोगों की खूबियों को सराहना नहीं जानते, वो किताबी कीड़े होते हैं, वो किताबी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो माजी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। याद रखें जो माजी की खूबियाँ हैं, जो माजी की क्वालिटीज़ हैं, वो माजी की थी, वो रोज़मर्रा जो अभी की आपकी रोज़मर्रा की सकाफ़त है वो इसमें शाज़ो नादिर ही दाखिल हो पाए, वो अभी नहीं हो सकती, वो पिछले ज़माने की थी, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या कौल है कि अपने बच्चों की इज़्ज़त किया करो क्योंकि वो तुम्हारे नॉलेज पे कदम रख के पैदा होते हैं, ठीक है। यानी आपका नॉलेज आउटडेटेड है, वो उन बच्चों के लिए अलीफ बे का दर्जा रखता है, ठीक है। तो जो हमसे नॉलेज में आगे हो तो वो तो हमसे बढ़ के होता है ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि हर ज़माने का जो नॉलेज है वो माजी का है, वो माजी के लिहाज से बेस्ट था, अब अभी का जो है उसको आपने अभी के लिहाज से देखना है, ताकि हम असर अशिया की बुनियादी शौकत को जाने या मुस्तकबिल में ज़्यादा शौकत तक पहुँच जाए। जाहिर सी बात है जो अभी जो इस टाइम पे प्रेजेंट में जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं वो भी बहुत ज़्यादा शान व शौकत की हामिल हैं, और फ्यूचर में वो मज़ीद आगे शान व शौकत की हामिल हो जाएंगी, और हम जब वो माजी बन जाएंगी तो हम कहेंगे कि तो बहुत शान व शौकत वाली चीज़ें हुआ करती थी।
तो याद रखें बेटे, जो है वो अभी है और इस अभी की खूबियों को पहचानने की कोशिश करें। अभी का जो आपका टाइम है इसको एडमिट करें, इसको यूटिलाइज करें फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं टीचर हूँ ना, मुड़ मुड़ के मैं उधर ही आ जाऊंगी। तो अभी को जो है वो अभी है। फ्यूचर किसने देखा, माजी गुजर चुका, उससे सबक लेके अपने प्रेजेंट को बेस्ट बनाएं और उन गलतियों से सबक लेके अपने प्रेजेंट के अंदर वो गलतियां ना दोहराएं। ये चीज़ हमें लेके यहाँ से आगे चलनी चाहिए। My eyes saw not the men of old, and now their age away has rolled. I weep to think I shall not see the heroes of prosperity. यहाँ पे एक चाइनीज़ शायर की यहाँ पे कुछ वर्सेस यहाँ पे दी गई हैं जो भी मैंने रिसाइट किया आपके सामने। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, My eyes saw not the men of old, मेरी आंखों ने माजी के लोगों को नहीं देखा। My eyes saw, नहीं देखा मेरी आंखों ने, the men of old, माजी के लोगों को नहीं देखा। And now their age away has rolled, और अब इनकी अपनी उम्र ख़त्म होने लगी है। किसकी, मेरी आंखों की, यानी मेरी आंखों ने पुराने ज़माने के लोगों को, माजी के लोगों को नहीं देखा और अब मेरी आंखों की अपनी उम्र ख़त्म हो रही है। I weep, मैं रोता हूँ। To think I shall not see, ये सोच कर कि मैं ना देख सकूंगा। अब वो किस लिए रो रहा है, फ्यूचर को सोच के रो रहा है। पहले वो क्या कर रहा था, किस बात का अफसोस भर रहा था कि मैंने माजी के लोगों को नहीं देखा, और अब यानी सारी जिंदगी ये अफसोस करता रहा उसने माजी को नहीं देखा, और अब वो कह रहा है मेरी अपनी आंखों की उम्र ख़त्म हो रही है और मैं अब इस बात पे रोता हूँ कि मैं फ्यूचर में नहीं। अब वो किसको रो रहा है, पहले माजी को रो रहा था, अब किसको रो रहा है, फ्यूचर को रो रहा है। द हीरोज़ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी अब मैं नहीं देख सकूँगा आइंदा आने वाले लोगों के, आइंदा आने वाले अजीम इंसानों को नहीं देख पाऊंगा। ना मैं कदीम ज़मानों को देख सका, ना मैं अजीम आने वाले इंसानों को देख पाऊंगा। तो कहने का मकसद ये, यहाँ पर आपको क्या समझ आ रही है, क्या समझ आई है कि हम अपने प्रेजेंट को देख ही नहीं रहे, प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं कर रहे, उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। माजी के रोनों में रो रहे हैं या फिर फ्यूचर के रोनों में घूमे रहे हैं। यानी कि हमने ये नहीं देखा कि प्रेजेंट क्या है, उस डिलाइट को हमने नहीं चखा, उसको अप्रिशिएट हमने नहीं किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है रसल, So says the Chinese poet, but such impartiality is rare in the more pugnacious atmosphere of the West, where the champions of past and future fight a never-ending battle instead of combining to seek out the merits of both. So says the Chinese poet, यहाँ पे रसल बता रहा है कि जो ऊपर जो वर्सेस जो एक्सप्लेन की गई ये तो एक चाइनीज पोएट का कहना है ना, ठीक है, लेकिन ऐसी आपके पास गैर जानिबदारी, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शल ही नहीं, गैर जानिबदाराना, ठीक है, गैर जानिबदारी रेयर है, शाज़ो नादिर ही आपको मिलेगी, ना होने के बराबर है, ठीक है। और क्या चीज़, मोर पग्नेशियस, बहुत ज़्यादा झगड़ालू एटमोसफियर, माहौल मिलेगा आपको, किसका, वेस्ट का, मगरिब का, जहाँ पर द चैम्पियंस, यानी कि जो चैम्पियन है, अलमबरदार, चैम्पियन यहाँ पे अलमबरदार की मीनिंग में होगा, ठीक है, अलमबरदार किसके, माजी के और फ्यूचर के यानी मुस्तकबिल के, लड़ते रहते हैं एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई, ठीक है। ये नहीं करते कि वो सीक आउट करें दोनों के फ़ायदों को, ठीक है, पास्ट को और फ्यूचर को, दोनों की खूबियाँ तलाश करें, बनिस्बत इसके वो क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कंपटीशन कराते रहते हैं। एक कहता है जी फ्यूचर अच्छा है, दूसरा कहता है जी माजी अच्छा है। ये नहीं कि दोनों की क्वालिटीज़ को लेके चलें, उनको कंपेयर करें, उनको अपने हाल के साथ कंपेयर करें और हाल को बेहतर बनाएं। ऐसा नहीं करते, क्या हम लोग ऐसा नहीं करते, क्या ख्याल है आपका? हम चाइनीज़ पोइट जिन्हें जो बात कही है उसने इस चीज़ का एहसास किया है कि मैं माजी का रोना रोता रहता हूँ, उनको फ्यूचर का रोना रोता रहता हूँ, मैं प्रेजेंट को नहीं देख रहा, ठीक है। और मुझे इकबाल का वो शेर याद आ गया, आईने नौ से डरना, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो यहाँ पर क्या है कि आईने नौ पे से डरना, यानी फ्यूचर से डर रहे हैं आप, और तर्ज़े कोहन पे उड़ना, आप पास्ट ही पास्ट को, उसकी ग्लोरी को बयान करते जा रहे हैं और पुराने ज़माने की चीज़ों के अंदर ही अटके हुए हैं, ठीक है। मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, यही मंजिल कठिन है, और यही चीज़ रसल भी हमें यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। तो बेटे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ लेके आनी है कि हम लोगों ने
फ्यूचर को भी देखना है, हम लोगों ने पास्ट को भी देखना है, इनकी अच्छी चीज़ें अपनानी हैं, अच्छे पॉइंट्स हमने देखने हैं और अपने हाजिर को, अपने हाल को देखना है और इसके अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अप्रिशिएट करना है, उनको लेके आगे चलना है, क्योंकि कल को हम ही इन चीज़ों के गुण गा रहे होंगे, ठीक है। तो हमें, और आगे हम इस बुक के अंदर देखें, इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कैसे रसल मज़ीद हमें आगे आगे मज़ीद अच्छे अच्छे लेसन्स देता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, ठीक है। तो अभी तक के चैप्टर में तो बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ बीएससी के स्टूडेंट के तौर पे बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक अच्छे शहरी के तौर पे, एक अच्छे दुनिया के आबादकार इंसान के तौर पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।